भी हमने इस मशीनों के शहर को कुछ ज़िंदा करने की कोशिश की थी। 2018 में हमने इस संस्था का विधिवत शुरुआत की थी संस्था की, और 2018 में रफ़ी नाइट से शुरू करके और फिर हम आज तक इसको आगे बढ़ाते आए हैं, और ये हमारा तीसरा एडिशन है जश्न फरीदाबाद का। हम ये चाहते हैं कि इस शहर के अंदर जो है कोई कल्चरल और लिटरेरी गतिविधियां बढ़ें। अब अक्सर हम सुनते थे आज जयपुर फेस्टिवल है, आज इंदौर में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, और छोटे छोटे शहरों में भी लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे थे, लेकिन हमारा शहर इससे अछूता था। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर पर, अपने कॉरपोरेट या कोई भी और संस्थाएं अपने तक महदूद रह के कोई कवि सम्मेलन या मुशायरा कर लेते थे, लेकिन आम पब्लिक के लिए खुशरंग दशहरा क्लब के बाद कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। तो हमने उसकी एक शुरुआत की, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे पिछले 2 एडिशन हैं वो काफ़ी कामयाब हुए। उसके बाद हमने एक बार संतोषानंद जी को बुला के उनको सम्मानित किया, और बीच में जब कोविड चल रहा था तो कोविड में जैसा आप जानते हैं कि हमने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम मुशायरे का, कवि सम्मेलन का भी किया, कुछ गीत संगीत के कार्यक्रम भी किए। तो अब इस टाइम को गुजरने के बाद हमने ये सोचा कि अपने जो हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है जश्न फरीदाबाद, उसको एक बार फिर से शुरू किया जाए। तो अब 2 और 3 दिसंबर को YMCA के मैदान में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और इसके अंदर जो मेन प्रोग्राम है हमारे, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। इसमें हमारी सबसे पहले जो है एक बुक फेयर, पुस्तक मेला लगा रहे हैं, जिसमें भारत के 10 प्रमुख पब्लिशर अपनी किताबों का प्रदर्शन करेंगे, और कुछ बच्चों की किताबें भी हैं उसके अंदर, पोनी टेल वगैरह, जिसमें आप लोग ये प्रसारित कर दें कि लोग किताबें अगर खरीदना चाहें, क्योंकि किताबों का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, और जो किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है वो ना मोबाइल दे सकता है और ना टीवी दे सकता है। तो किताब का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि लोग आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ और वहाँ पर किताबें वगैरह खरीदें, किताबें देखें, और जो भी उनकी रुचि की हों उन किताबों को लें और उनको पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद हमारा विधिवत ओपनिंग इसका कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिससे YMCA यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री SK तोमर जी उसका शुभारंभ करेंगे, और एक स्पेशल टॉक होगी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की वर्तमान प्रासंगिकता। श्री शंभुनाथ जी शुक्ल, वरिष्ठ पत्रकार, जो जनसत्ता एवं अमर उजाला के संपादक रहे हैं, राष्ट्रीय संपादक, वो इस विषय पर बोलेंगे। और इसके बाद जो है हमारा रेगुलर कार्यक्रम शुरू होगा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। एक शंभुनाथ जी शुक्ल के साथ संवाद सत्र होगा, जिसका है कि बदलती हुई पत्रकारिता पर ये एक कार्यक्रम रखा, जिसमें मॉडरेटर हैं हमारे विजेंद्र बंसल जी, जो सिटी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और अमरनाथ जी बागी, जो इस शहर के अंदर पत्रकारिता को शुरू करने वाले हैं, वयोवृद्ध हैं, अब तो 90 साल से ऊपर हो गए हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद हमारा जो है एक प्रोग्राम है नाटक का, 2 तारीख का मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हूँ भारत, जिसमें ये शाम को 6 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम होगा, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव पर चंद्रगुप्त मौर्य से लेके 1947 तक का भारत का इतिहास बताया जाएगा। तो ये एक लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम है। इसके बाद जो हमारा सबसे मेन कार्यक्रम है वो है शाम गज़ल। जसविंदर सिंह जी इस गज़ल के कार्यक्रम में आ रहे हैं बॉम्बे से, ये विशेष रूप से, और मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इनको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया था। जगजीत सिंह जी के जो मेन कंपोज़र थे कुलदीप सिंह जी, ये उनके बेटे हैं, और बहुत अच्छा, आप YouTube पे उनको चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया गज़ल गायक हैं। और इसके बाद 3 तारीख के बाद अगले दिन आ जाएगा 3 तारीख को पुस्तक मेला चालू रहेगा उसी हिसाब से, और इसके अंदर हमारी एक स्पेशल जो है पोइट्री कंपटीशन है, जिसमें स्कूल के बच्चे, उनको हमने बुलाया है,
और उसमें एक ही शर्त है कि स्वरचित होनी चाहिए, किसी दूसरे की कविता पढ़नी नहीं है, ताकि लोकल टैलेंट को हम उसके अंदर उभार सकें। तो कविता के बारे में ये कार्यक्रम है और इसके मुख्य अतिथि श्री दिनेश रघुवंशी जी रहेंगे वहाँ पर। इसके बाद एक हमारी स्पेशल टॉक है मी टू, श्रीमती उर्वशी अग्रवाल उर्वी, उन्होंने ये किताबें लिखी हैं और एक उन्होंने लिखी है मैं शबरी राम की, तो उस पर आके वो अपनी किताबों पर बात करेंगी और उस पर क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। और उसकी मॉडरेटर हमारी रहेंगी सीमा त्रिखा जी। सीमा त्रिखा जी इसकी मॉडरेटर रहेंगी उस कार्यक्रम में, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर का भी उसमें पूरा स्कोप है। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है नाटक का, एक नाटक होगा विट्ठला, जो विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ है और विश्वास चौहान इसके डायरेक्टर हैं। ये शाम को 4:30 बजे से लेके और 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है, गोपाल दास जी नीरज, उनका जो साहित्यिक उसमें योगदान है, साहित्यिक योगदान जो है उनका, उसके ऊपर उनके बेटे शशांक प्रभाकर वो आएंगे और उनके साथ अध्यक्षता करेंगे विवेक शुक्ला जी, जो लेखक, शिक्षक और स्तंभकार हैं बीबीसी और नव भारत टाइम्स के, और बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। और उनके साथ जो है मॉडरेटर रहेंगी शुभ तनेजा जी। और इसके बाद जो है जो हमारा अंतिम कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, जिसके अंदर अंजू जैन जी, अबरार काशिफ अमरावती से, ताहिर फराज अलीगढ़ से, रामपुर से, मदन मोहन दानिश वो ग्वालियर से, शशांक प्रभाकर जी आगरा से, सर्वेश अस्थाना जी लखनऊ से और स्वयं श्रीवास्तव उन्नाव से, ये उसमें आएंगे। और हमेशा की तरह जो हमारे कार्यक्रम के प्रमुख हैं वो दिनेश रघुवंशी जी तो हमारे सरदार हैं और हमारे दिशा निर्देशक हैं, और इस सारे कार्यक्रम में उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा विशेष है। और इस सारे कार्यक्रम में हमारा रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी, जो अब FM पर भी आ चुका है, FM 89.6 ज़रा हट के, तो अब जो है उसका अभी हमें विशेष योगदान है और लगातार वो हमारा प्रचार भी कर रहे हैं। और पीछे हमारी एक स्पेशल टॉक भी उसके ऊपर हुई थी। धन्यवाद। दिनेश जी कोई उसी में निकाल देंगे सवाल। हाँ जी, कोई आप सवाल पूछना चाहते? ये पूर्णतया निःशुल्क है। हाँ जी, इसमें कोई टिकट नहीं है और हर आदमी आ सकता है। हमने बाकायदा जो है अपने YouTube पे और Facebook पे और WhatsApp पे बहुत ज़्यादा इसको सर्कुलेट किया है, और इसके अलावा सारे शहर में हमारे होर्डिंग्स, बोर्ड्स, प्रचार हमारा काफ़ी हो रहा है। तो उसके बारे में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी? ये तकरीबन 1000 लोगों की व्यवस्था हम वहाँ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा भी आते हैं तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे हम, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये YMCA के मैदान में हो रहा है। और कुछ कार्यक्रमों के लिए हमने एक छोटी सी चौपाल भी बनाई है जिसमें 50-60 लोग, उसके अंदर कुछ हम 0 आवर रखने का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। जब नहीं होगा तो कोई भी लोकल आदमी, कोई अपनी कविता, कोई अपनी पुस्तक का विमोचन या कुछ भी बातचीत करना चाहे तो वो उसमें कर सकता है। किसी प्रकार की कोई एंट्री वगैरह रखी हुई है आपने कि भाई कोई गजल के गाने के लिए हो या कोई कविता सुनाने के लिए हो या किसी भी तरीके की? नहीं, ऐसे है जो वैसे तो पब्लिक के लिए वो निःशुल्क है, लेकिन जो कविता के अंदर या पेंटिंग के अंदर आएंगे वो इंटर स्कूल है, उनके पास स्कूल का एक एंट्री वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। बाकी चाहे वो गज़ल है या मुशायरा है, एंट्री पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है। सिक्योरिटी तो वैसे तो YMCA की अपनी सिक्योरिटी भी है, लेकिन हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और वो भी व्यवस्था उसकी कर रहे हैं। मेन एंट्री है, तो मेन एंट्री के बाद साथ में जो ग्राउंड है उसी के अंदर हमारा सारा मंच वगैरह लग रहा है। पार्किंग तो वहाँ बहुत है, वैसे काफ़ी है, उनकी पार्किंग अपनी है। वैसे छुट्टी होने की वजह से वो पार्किंग अवेलेबल है, वैसे तो वहाँ बाहर भी काफ़ी पार्किंग है। मैं 1 मिनट दिनेश जी से कहूँगा ज़रा इस प्रोग्राम के बारे में बोलना। सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। दरअसल
एफएलसीसी के मन में कुछ साल पहले ये बात आई कि मशीनी शहर में हम किस तरह से साहित्य को, संगीत को जागृत कर सकें। तो लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे हुए आपके सामने बैठे हैं आज, और ये जो सफ़र है यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन मैं आश्वस्ति देना चाहता हूँ आप सबको और इस आपके माध्यम से इस शहर को कि ज़्यादा नहीं, लेकिन आने वाले 5-6 साल बाद में हम इसको साहित्य उत्सव दिल्ली आज तक के बराबर लेकर आने का प्रयास जरूर करेंगे। हमारे पास साधन कम है, लेकिन हमारा उत्साह उनसे कम नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ मैं। और आप सबसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, इसे पूरे शहर में अपने अपने माध्यमों से, अपने अपने संसाधनों से आप पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ताकि परिवार भी आए, बच्चे आए इसमें, ताकि साहित्य का विस्तार हो सके। विशेष रूप से जो पुस्तक मेला लग रहा है उसमें ऐसी पुस्तकें आपको मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिले। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि ये भी विशेष रूप से उल्लेखित किया जाए। कोशिश रहेगी कुछ रचनाकार भी वहाँ रहे जो नई जिनकी पुस्तकें आई हैं अभी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल सर? जो बड़े जी सर, जिला प्रशासन का या प्रदेश प्रशासन का कोई सहयोग कोई, मैं समझता हूँ सर, कोई लिया है या नहीं, हमने कोई सहयोग नहीं लिया। अगर उन्होंने अड़चन नहीं डाली, ये भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है सर। उनका कोई किसी तरह का आर्थिक और वैसा सहयोग नहीं है। और बाकी प्रशासन को आमंत्रित करने गए हैं, सबको किया। हाँ जी, सब कुछ कह रहे हैं। 10 सबसे बड़े लेखक आप जो है बता रहे हैं वो आएंगे, अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे वहाँ जी। लेखक नहीं, 2709। हाँ जी। तो कौन कौन होंगे वो, क्या उनका प्रभात प्रकाशन आ रहे हैं जो देश का सबसे बड़ा प्रकाशन है। वाणी प्रकाशन, वाणी आ रहे हैं। वाणी और अपने आप में ये दोनों प्रकाशक तो इतने बड़े हैं इस वक्त देश में। रोजाना 4 टाइटल 5 टाइटल रोज आते हैं इनके यहाँ से। कल मनोज मुंतशिर जी की जो परसों किताब रिलीज हुई है वो भी बात से आई है। तो आकार प्रकाशन ये सब जैको पब्लिशिंग हाउस है जो 70 साल पुराना है। जी। पोनीटेल वाले भी, पोनीटेल बच्चों की किताबों वाली। कोशिश ये रहे कि लोग आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग लें, क्योंकि किसी ने कहा था कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। किताबें जिंदगी से दूर होती जा रही हैं। जी जी, मैं यही अपील करूंगा सबसे कि किताबों को पास ले, उपहार में किताबें लें। तो मैं तो यही सबसे कहूँगा जी। और कोई सवाल सर किसी का? अनिल जी सर, सूरज मैं ये कह रहा हूँ जिला प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए आपको। आपका सुझाव बहुत सही सटीक है और इसमें हम लोग काम करेंगे सर। देखिए एक मिनट में बोलना चाहता हूँ सर। सूरज जी, ऐसे है, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस शहर में ऑडिटोरियम की है। ये जो नगर निगम का ऑडिटोरियम है जिसको इन्होंने कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया है। हालांकि उसकी कोई इतनी बुरी हालत नहीं थी। हमने 2018 में इसमें कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छा था। अंदर हालात खराब थे, हमने पेंट वगैरह खुद करवाया था। लेकिन उसके बाद जो है ये उन्होंने बंद कर दिया कि इसकी अवस्था ठीक नहीं है। लेकिन 5 सालों में वहाँ पर न तो कोई एक ईंट उखाड़ी गई है न लगाई गई है। तो हमारा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि यहाँ पर ऑडिटोरियम को अगर इन्होंने गिराना है तो गिरा के बनाएं, और नहीं तो इसको चालू कर दें। एक 12 सेक्टर में ऑडिटोरियम बना हुआ है, लेकिन उसका किराया इतना ज़्यादा है कि उसमें कोई भी आदमी, सामाजिक संस्था उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए था शहर में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए हर बड़े शहर में इस तरह के ऑडिटोरियम हैं, तो फरीदाबाद में क्यों न कम से कम 3 जो हम वही चाहते हैं कि इस चीज़ को क्षेत्रों में तो होने चाहिए। ऐसे है कि मैं बनारस गया था, बनारस के अंदर आप अनुरोध नहीं करेंगे सरकार? सर हमने बहुत अनुरोध कर लिया, कई बार लिख लिया, कई बार मीडिया में भी इस चीज़ को प्रचारित किया है हमने वहाँ कि इसको चालू किया जाए। फ्री में उपलब्ध कराने के लिए 2 दिन वो भी लिखा है सर, जिसके लिए मना कर दिया। अगर ये हमें दे दें, हम मेंटेन करने को तैयार हैं, जिसमें पब्लिक के लिए हम फ्री रखेंगे। सिर्फ इतना खर्चा होगा कि एसी बिजली का खर्चा हो, किसी ने नाटक करना हो, किसी ने कवि सम्मेलन करना हो, किसी ने कोई सामाजिक कार्यक्रम करना हो, वो करे। इसके लिए सीएम साहब आते हैं ग्रीवेंस कमेटी में, उनसे बाकायदा अनुरोध करेंगे। ग्रीवेंसेस कमेटी में हमने 1-2 बार डाला, लेकिन वो लगा ही नहीं उसके अंदर। तो इसमें अगर आपका सहयोग होगा तो जरूर लग जाएगा। सर मैं पिछले साल सीएम साहब यहाँ पे आए थे ओम योग संस्थान में, तब उनको एक प्रॉपर ज्ञापन हमारी तरफ से दिया गया था। दैनिक जागरण ने बड़े मोटे अक्षरों में छापा था, मतलब 1/4 पेज कह सकते हो, फरीदाबाद मांग रहा एक समाधान। सर इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। सेक्टर 12 जो है अपना टाउन पार्क, उसमें शायद जब विपुल गोयल जी मंत्री थे तो इन्होंने कुछ शुरुआत कराई थी। मैं एक दिन डीसी साहब ने बुलाया, मैं उसको देखने गया तो
आप यदि अपने माध्यम से इस आवाज़ को उठा सकें, शहर के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आम आदमी अपने आप आता है, लेकिन वो अधूरा पड़ा हुआ है। 80% कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन बाकी सुविधाएं वहाँ नहीं जुटाई गई और बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, थोड़ा सा काम बचा हुआ है। ठीक जहाँ मेला लगता है, इसके पीछे चले जाइए आप, जो अपना शहीद स्थल है उसकी बैक वाला, वो इतना खूबसूरत है और इतना बड़ा है। उसमें एक साथ बना रहे थे जी लाइब्रेरी में खूब देख रहा है सर, और 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह है, मतलब शहर के लिए तोहफा है। ओपन एयर नहीं है सर, वो पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है। हाँ उसमें उसमें कैफे हाउस है, उसमें बुक स्टोर है, मतलब उसमें कमाल की चीजें बनाई हुई हैं। लेकिन वो चूंकि राजनीतिक कारण है, फिर वो अधूरा छूट गया। लेकिन वो इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। यदि किसी भी तरीके से कोई पत्र और कोई अखबार अपने तरीके से निकाल सके तो ये बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपके लिए। हम सबकी, वैसे तो मेरा ऑफिस है यहाँ मैं पर। पूरे देश में यात्राएं करता हूँ, हर लगभग मैं आपको एड्रेस भेज इतने दूंगा। बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस चल सभागार रही मिलते है, हैं, देखकर अच्छा लगता है। मैं लेकिन कर- अपने शहर में ठीक जब आ है। जाते हैं तो यहाँ हम विवश हो जाते हैं। कई बार मन होता है, अभी जैसे एक बड़े पत्रकार आए हुए थे राकेश अचल जी, या कोई बड़ा शायर आता है, बड़ा कवि आता है, मिलते हैं। कई बार बड़े आर्टिस्ट आते हैं हमारे पास, रुकते हैं जो, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हम कोई जगह लें तो 2-2.5 लाख रुपए से कम उपलब्ध नहीं होगी। तो शहर को हम दे भी क्या सकते हैं? सबसे पहली बात है, आप ऑडिटोरियम बुक करने के लिए पैसे इकट्ठे करो। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है सर कि कोई चीज़ साहित्य के लिए समर्पित हो, संगीत के लिए समर्पित हो, कला के लिए हो, तो जैसा पूरे देश की परंपराएं हैं, हर शहर के अंदर कुछ है। तो इस हरियाणा सरकार को भी और फरीदाबाद जिला प्रशासन को भी ये व्यवस्था कराए तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत हम मनुष्यता का भला कर सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, आने वाले हम सब साथी बैठे हैं, आप सब बैठे बहुत हैं। अच्छा, धन्यवाद सर शहर आपका। के लिए आने वाला समय चुनाव का आ रहा है, हम ये सबसे बड़ी मांग ये रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप मैं मतलब मजबूर रहूंगा, हम तैयार हैं। अगर हमें जगह मिल जाए हम ऑडिटोरियम बनाने को तैयार हैं। ऑडिटोरियम के लिए तैयार नहीं, हैं। हम क्यों बनाएं? सरकार देगी, हमें इतना टैक्स देते हैं, इतना चंदा देते हैं, इतना सारा कुछ देते हैं। वो तो हम गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए देते 1500 हैं। करोड़ रुपए अकेला फरीदाबाद देता है, जीएसटी सबसे ज्यादा देता है, तो ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल आपकी बात मैं ठीक है। एक बात बीच में 1 मिनट का समय ले सकता हूँ। कुछ साल पहले पुलिस लाइन में लाइब्रेरी बनाई थी, शायद आप लोगों को स्मृति में हो, जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ऊपर बनी हुई थी। उसमें लगभग हम लोगों ने 15-16 हज़ार पुस्तकें रखी थी, एसी लगवाए, फर्नीचर लगवाया, किसी से प्रार्थना की, उसने फर्नीचर दिया, किसी ने कहा। मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए देना चाहता हूँ, तो वहाँ पर पिछले 5-6 साल में लगभग 30 बच्चे एक साथ कभी भी चले जाइए, आप पढ़ते हुए मिलेंगे। अभी पता चला किसी और अधिकारी का कार्यालय बनाने के लिए वो जगह खाली कराने का प्रस्ताव है। मतलब वो पुस्तकें उठाकर, फर्नीचर उठाकर, सब उठाकर वो उनकी, मतलब जस्ट ये बात सामने लाना चाहता हूँ, इतने मन से हमने किया था, कितनी तरह से लोगों से प्रार्थना की थी, कितने पैसे इकट्ठे किए थे, अब वो उसे बंद करने का प्रस्ताव है। तो ये सोचिए, मुझे अभी पता है किसी ने मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ, हाँ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जी सर, तो अपनी मनमर्जी से एग्जैक्टली सर, वो इस शहर के लिए तो सोचते ही नहीं। 2-4 लोग हैं जो यहाँ शहर में, जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन्होंने अपना आशियाना जी, जी। बनाया है, यहाँ रहते हैं, वो लोग भी आवाज नहीं उठाते। अगर हम सब, आप लोगों ने जैसे ये बनाया है जैसे फरीदाबाद, और पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं था मनोज जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप थे सर। शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में तब भी यही तय हुआ था कि भाई हम बीच में मैं बीमार हो गया, लेकिन ये हम सब साथी की तरफ से कह रहा हूँ कि फरीदाबाद में प्रेस इतनी है कि सारे हरियाणा में जितनी है, सशक्त प्रेस है यहाँ की। मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा सर, पुलिस लाइन वाली लाइब्रेरी को, जहाँ पुलिस उसका होगा, जहाँ अब ये चुनाव आ रहे हैं, हमारा सबसे पहला ठीक है सर। एजेंडा यही होगा भाई, जो भी सांसद का चुनाव लड़ेगा या विधायक का चुनाव लड़ेगा, तो भाई तुम सारी अपनी छोटी छोटी बातें सीएम से कह के करवा लेते हैं, तो इस शहर के लिए ऐसा कैसे नहीं हो सकता? 6 विधायक हैं यहाँ। ये जो पुलिस क्यों लाइन नहीं होगा? की, ये जो पुलिस लाइन की लाइब्रेरी शुरू थी, इसको ही बचाने का काम कर दो। तो मैं तो समझता हूँ प्रेस इसमें नहीं, सक्षम अब है। आपने कुछ बच्चों के इंटरव्यूज ले लीजिए जिन्हें मतलब इतनी सब कुछ मिला है कह सर। रहा हूँ, आपने जी। नॉलेज में डाला है, हम सब लोग प्रयास करेंगे कमिश्नर से आप पूछें। इसमें एक नुकसान ये है सर, जैसे हम जैसे लोग आते हैं निकल कर, कुछ करने की इच्छा रखने वाले लोग सामाजिक संस्थाओं से लेकर सहयोग करते हैं, तो वो भी उन्हें भी दिक्कत होने लगती है। हम भी हतोत्साहित हुए ये सुनकर जिस दिन पता चला कि इसमें कार्यालय बनाया जा रहा है। जिस दिन 8 साल 7 साल पहले वो लाइब्रेरी बनाई थी, मैं ही जानता हूँ पहले साल में भी 6 या 7 सरकारी नौकरियां ले पाए बच्चे वहाँ से। उन गरीब बच्चों का तो कोई सोचता ही नहीं आज की तारीख में सर। बस यही है अनुरोध, आप अपने स्तर पर करिए और इसका प्रचार जरूर करिए। थैंक यू सर। और एक मैं सूचना आपको और देना चाहता हूँ। हाँ जी,
जिस तरीके से आपने ये उठाया है, कर सकते हैं, हाँ, आपने सर। पहले ही कह दिया है कि शहर के साहित्यकारों को आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम है। इसमें ऐसा उनके लिए कोई छूट बाढ़ किस तरीके का कोई प्रयत्न है आपका, तो जो शहर के साहित्यकार एक मंच पे आए, कलाकार भी साहित्यकार सर, हैं, कलाकार भी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, वो जो है ना, इसमें आप पत्रकारों को भी जोड़ो। तो जो है ना, ये जो सम विचारधारा वाले लोग हैं, समान विचारधारा वाले जितने लोग हैं, वो बहुत हमारे शहर में इतने उद्योगपति हैं, उनमें बहुत सारे साहित्यकारों में रहते हैं, इतने बड़े प्रशासनिक लोग हैं, उनमें बहुत सारे साहित्यकार हैं जो जिनकी क्षमता, हाँ, जिनकी बिल्कुल। जानकारी हम लोगों को नहीं है। इस तरीके के लोगों को आगे लाएं, एक मंच मिलेगा तो हो सकता है वो काफी उभर के और हमारे पास एक व्यवस्था है इस संस्था में कि जो लोग भी अदब से जुड़े हुए हैं या कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम उनको ऑनररी मेंबर बनाते हैं अपना, वो आए और अपना सहयोग दें। ठीक बात है। और एक सूचना हमारे सेठी साहब, मैं इनसे कहूँगा लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरी की जैसे अभी विदेश भाई ने बात की है, थोड़ा सा आगे, हाँ, थोड़ा दूर। आपको एक और जानकारी दे दूँ कि ये जब हमारे संज्ञान में एक चीज़ और आई कि इस पूरी NIT के एरिए में वैसी लाइब्रेरी नहीं है, वाचनालय जिसको कह सकते हैं कि जहाँ जाके कोई पुस्तक वगैरह पढ़ सके। तो हमारी संस्था है गीता मंदिर संस्था, ये 5 नंबर के कैंट के ऊपर है, जिनके जो संरक्षक हैं उनमें जो भाई भी हैं हमारे प्रज्वल शर्मा जी बैठे हैं। तो इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ पे एक हॉल हमारी संस्था के साथ कोलैबोरेट करके समर्पण किया है, जो ठीक करके, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी का आयोजन कर रहे हैं ताकि इस शहर के लोगों को एक प्रॉपर वाचनालय जहाँ पे जाके बच्चे पढ़ सके मिले। तो मैं प्रज्वल जी का भी उसमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी संस्था के धन्यवाद करते हैं कि गीता आश्रम संस्था ने अपने खर्चे से पूरा हॉल तैयार करके उसमें एयर कंडीशनिंग लगवा दी है। और बुक्स में मेरे ख्याल दिनेश भाई का बहुत बड़ा योगदान है, 500 के पास की किताबें इन्होंने वहाँ पे भेंट की हैं। इसी तरह 500 और किताबें 500 और किताबें जो आज चलो एक 3 चेयर्स फॉर हिम अगेन जो भाई साहब ने कहा कि 500 किताबें मैं और वहाँ पे अब समर्पित कर रहा हूँ। तो ये भी आपके सूचनार्थ है कि एक नया वाचनालय जिसका संयोजन जो है ये FLCC है और उसमें शर्मा जी का हमारे गीता मंदिर सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी आप उसका रहेगा गीता लाइब्रेरी रन बाय। सर शुक्रिया, तो सबका और कोई दीदी कुछ कहना चाहिए? तो कोई और शुभ जी कुछ कहना चाहेंगे? एक तो शुभ जी को भी शुभकामनाएं। मैं सभी के बीच में बड़े सहर्ष घोषणा करता हूं कि डॉक्टर शुभ तनेजा जी जो बहुत प्रख्यात शिक्षाविद है, आपकी एक साथ 6 पुस्तकें आई हैं, तो एक 7 पुस्तकें आई हैं, तो एक कम के मत लिए करो। शुभकामनाएं दीजिए। और डॉक्टर साहब कुछ कहिए प्लीज, 2 शब्द। शुक्रिया। प्रजातंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ आप लोग पत्रकार लोग होते हैं, तो ये बड़े गर्व की बात है FLCC के लिए कि आप लोग हमारे शहर में एम्बेसडर के रूप में आए हैं और आपकी मार्फत भी शहर में ये संदेश जाएगा कि FLCC एक बहुत बेहतर काम कर रहा है। हम लोगों की ज़रूरत क्या है आज के दौर में, दौर हाजिर में हर कोई ये चाहता है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, और बेहतर समाज का निर्माण तभी होगा जब बेहतर इंसान बन सके। और FLCC इसी मकसद को लेकर चल रहा है। बेहतर इंसान के निर्माण में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो FLCC ने साहित्यिक गतिविधियों को एक धार दी है। और आपने अभी विनोद जी के द्वारा सुना कि कितने कितने कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रघुवंशी जी ने बताया, सेठी साहब ने पुस्तकालय के बारे में बताया। तो शहर को बहुत बेहतर बनाने के लिए, समाज को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप लोग भी इस यज्ञ में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके लिए एक शेर भी पढ़ देती हूँ। क्या बात है। आपकी जो ताकत है वो कहता है कि खंजर से करो बात ना तलवार निकालो, खंजर से करो बात ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आपकी ताकत तो से भी बहुत आगे है। तो शुक्रिया। और अंत में सभी पत्रकार साथियों को, जैसा
श्री विनोद बरेली ने बताया, शंभुनाथ शुक्ल साहब आ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 से 4 का जो ये सेशन है, बदलती हुई 2 सितंबर को ये है 2 तारीख का ये सेशन है। जो कह रहे थे आप सर ये 3 से 4 ये रहा, 3 हाँ 3 से 4 मैंने भी तारीख 2। तो ये 3 से 4 कार्यक्रम जो 2 तारीख को हो रहा है, इसमें वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभुनाथ शुक्ल साहब। उनके जो उन्होंने जो पत्रकारिता जिन्होंने उनसे सीखी, वो लोग भी देश में और दुनिया में बड़े पत्रकार बने हैं। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि शुक्ल साहब उस दिन यहाँ आ रहे हैं। खासतौर पर युवा पत्रकारों के लिए एक बड़ा अच्छा सेशन रहेगा, इंटरेक्टिंग सेशन ये। आप उस दिन आइए, उनसे बातचीत करिए, उनके पत्रकारिता के अनुभव सुनिए, बहुत लाभ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, बस ये कहना चाहता हूँ, पूरा संस्थान है वो पत्रकारिता का, जो आपको संभवतः इतना बड़ा पत्रकार इस तरह से पहली बार मिलेगा। और बहुत ही सरल सहज इंसान है वो, आपको मजा आएगा। अभी उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया तो उन्होंने फेसबुक पे लिख दिया, नवीन जी, कि मैं आज 11 बजे तक मेरे घर से कोई कपड़े छोड़कर और 10 किताबें छोड़कर सब कुछ ले जाओ ये, और 4 बजे तक उनके घर में से काफ़ी सामान लोग ले गए। तो ये वो संत प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो मैं, हाँ, उन्होंने पत्रकारिता में तो बड़ा नाम है ही। तो वो अब रोज़ और फेसबुक पर आप उनके आर्टिकल्स देखिएगा, वो ज़िंदगी के बारे में जिस नज़रिए से लिखते हैं, हमें पढ़ने में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा ये विशेष अनुरोध रहेगा, खासतौर पर अपने पत्रकार साथियों से, उस दिन ज़रूर आए एक महनीय व्यक्तित्व को रूबरू देखने और सुनने के लिए। शुक्रिया अजय जी। तो अब मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि आप भोजन लें हमारे साथ। हाँ सर, बाइट।